ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास हेपेटिकॉप्सीडा। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात की थी। तो हमने ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण में देखा था कि 3 वर्ग बनाए गए ब्रायोफाइटा के अंदर। एक था आपके हेपेटिकॉप्सीडा, जिसको हम लीवर वर्ड कहते हैं। दूसरा है आपके एंथोसिरोटॉप्सीडा, जिसको हम हॉर्न वर्ड कहते हैं। और तीसरा था आपका ब्रायोप्सीडा। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्ग हेपेटिकॉप्सीडा के सामान्य लक्षण एवं उसके वर्गीकरण की। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटिकॉप्सीडा। ये जो नाम हेपेटिकॉप्सीडा है वो आपके लैटिन वर्ड हेपेटिका, जिसका अर्थ होता है यकृत, उससे लिया गया है। मध्यकालीन औषधिज्ञों द्वारा इनका उपयोग यकृत संबंधी विकारों के उपचार में किया जाता था, अतः इस वर्ग के सदस्य लीवर वर्ड्स कहलाते हैं। एक सिद्धांत दिया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, जिसमें ये कहा गया है कि हस्ताक्षरों का सिद्धांत, कि ईश्वर ने अपने हस्ताक्षर विभिन्न पादपों पे मुद्रित कर रखे हैं। जैसे हम ये देखें कि कुछ पादप लीवर के जो विकार हैं उसके उपचार में काम में आते हैं, तो उसको हम लीवर वर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके से हम ये देखें कि अखरोट का उपयोग दिमाग के लिए या मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बादाम का आकार अगर हम देखें तो आँख के शेप के लिए, आँख के जो आकार के लिए दिखाई देता है, तो हम ये देखते हैं कि बादाम का उपयोग करने से आँख की जो नेत्र ज्योति है वो तेज हो सकती है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर यही कहता है, हस्ताक्षरों का सिद्धांत, कि ईश्वर ने सभी पादपों पर अपने हस्ताक्षर मुद्रित कर रखे हैं और जो जिस शेप से मेल खाता है वो उसके उपचारों में या उसके विकारों को कम करने में उपयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ जो वर्ड आ रहा है हेपेटिकॉप्सीडा, जिसको हम सामान्यतः लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं, और ये जो वर्ड है वो हेपेटिका से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। और इसका हम ये मानते थे कि मध्यकाल के अंदर कि जो यकृत के विकार हैं उसके अंदर इस पादपों का उपयोग किया जा सकता है उनके उपचार के अंदर, इसलिए इसका नाम हेपेटिकॉप्सीडा रखा गया। इस वर्ग की बात करें तो इसमें लगभग 280 वंश तथा 8500 जातियां हैं। अगर हम इस वर्ग के मुख्य लक्षणों की बात करें या जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें जो मुख्य पादप हैं या प्रभावी पीढ़ी हैं हेपेटिकॉप्सीडा के अंदर, वो युग्मकोद्भिद होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके जो पौधे होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, थैलसाब होते हैं, अर्थात जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। और तो थैलॉइड भी देखे गए हैं और कुछ पादप इसके अंदर पर्णिल भी देखे गए हैं। जब ये पादप पर्णिल होते हैं तो हम उसमें देखें कि उसमें एक्सेस होता है, तना होता है, तथा उसके अंदर पर्णों में विभेदन पाया जाता है। तो एक्सेस और लीव्स उसके अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं। पर्ण के अंदर मध्य सिरा विहीन, मतलब इसके अंदर मिडरिब नहीं पाई जाती हैं, तथा अक्ष पर 2 या 3 पंक्तियों में ये पर्ण विन्यासित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। इनका जो थैलस की बात करें तो थैलस इनका डॉर्सी वेंट्रल होता है, पृष्ठाधारी होता है, अर्थात एक सतह पृष्ठ है, डॉर्सल ऊपर की सतह है, और एक सतह नीचे की है जिसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो पृष्ठाधारी या डॉर्सी वेंट्रल थैलस पाए जाते हैं। जो थैलस हैं उनकी जो वेंट्रल सरफेस हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं राइजोइड्स देख सकते हैं, मूलाभास, जो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर एवं अशाखित होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। इन मूलाभासों में भी 2 प्रकार के मूलाभास देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके चिकनी भित्ति वाले, तो उसके अंदर की जो भित्ति देखेंगे आप वो कंटिन्यूस होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्मूथ वॉल्ड या चिकनी भित्ति वाले। और दूसरी मूलाभास वे हैं जिसके अंदर जो इनर जो लेयर हैं या आंतरिक जो परत हैं वो पेज लायक फूंटों के समान दिखाई देती हैं, जिसको हम ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स या गुलिकामय मूलाभास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हेपेटिकॉप्सीडा के अंदर जो थैलस होता है उसकी जो वेंट्रल सरफेस है या अदर सतह है उसके ऊपर
आपके दो प्रकार के मूलाभास, चिकनी भित्ति वाले और गुलिका में मूलाभास देखने को मिलते हैं। जो थैलस होता है इन जातियों के अंदर, उसकी वेंट्रल सतह पर लाइट पर्पल कलर के स्केल्स भी उपस्थित होते हैं, और जिनका मुख्य जो कार्य है वो हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में भी बात की थी कि जल अवशोषण है, और जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं या वृद्धि बिंदु हैं उनका रक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है। लैंगिक अंगों की बात करें हम, लैंगिक अंगों का परिवर्तन थैलस की पृष्ठ सतह पर उपस्थित सतही कोशिकाओं से होता है। तो हम डॉर्सल सरफेस के ऊपर देख सकते हैं लैंगिक अंग। अपवाद स्वरूप कभी कभार हम देखें कुछ जातियों में लैंगिक अंग जो हैं वो उनका परिवर्तन अग्रस्त रूप से भी हो सकता है, उसके शीर्ष भाग में भी इस तरह का डेवलपमेंट या विकास हो सकता है। ब्रायोफाइटा के अंदर जैसे हमने बात की थी पिछली ऑनलाइन क्लास के अंदर भी कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर मैकेनिकल टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, यांत्रिक ऊतक नहीं पाए जाते, और साथ ही इसके अंदर जो संवहन ऊतक हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ वो भी एब्सेंट रहते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर जनन की, जैसे हमने लैंगिक जनन की बात कर रहे थे, तो कायिक जनन आपके उसी तरीके से होता है जैसे ब्रायोफाइटा के अंदर नॉर्मली होता है, उसी तरीके से हम हेपेटिकोप्सिडा के अंदर भी इसको मान सकते हैं कि जो सबसे पहले है डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट ऑफ थैलस, जो थैलस के पुराने भाग हैं उसके मृत्यु व गलन से। और दूसरा आप देख सकते हैं ट्यूबर्स कंधों के द्वारा देख सकते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेज अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा आप जेमी के द्वारा देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कायिक जनन की बात कर सकते हैं। जब हम देखते हैं लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो लैंगिक जनन के अंदर हम मुख्यतः दो बातों की बात करते हैं कि कुछ थैलस ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं होमोथैलिक, और कुछ थैलस ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं हेट्रोथैलिक। होमोथैलिक का या हम समजालिक की बात करते हैं, होमोथैलिक को जिसको हम समजालिक कहते हैं। तो इन थैलस के अंदर हम ये देखें कि जो दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन हैं या जन्नांग हैं, नर एवं मादा जन्नांग, वो एक ही थैलस पे पाए जाते हैं। इस प्रकार की जातियों को हम समजालिक जातियाँ कहते हैं, या हम उनको कहते हैं आपके मोनोसियस स्पेसीज, उभयलिंगाश्रयी, जिसमें हम ये देखें कि नर तथा स्त्री जन्नांग एक ही थैलस में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं रिक्सिया गैंगेटिका, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। तो ये दोनों उदाहरण हम ले सकते हैं, रिक्सिया गैंगेटिका और रिक्सिया क्रिस्टेलाइना रिक्सिया के लिए। इसी प्रकार से पेलिया एपिफाइला, ये भी एक उदाहरण है जो मोनोसियस स्पेसीज का है। दूसरे प्रकार का अगर हम थैलस की बात करें जिसको हम कहते हैं हेट्रोथैलिक या विषम जालिक थैलस, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि नर जन्नांग व मादा जन्नांग अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं, तो इसे हम डायोसियस या एक लिंगाश्रयी जातियाँ भी कहते हैं। जिसके उदाहरण में हम देख सकते हैं रिक्सिया आपके फ्रोस्टाई और रिक्सिया पर्सोनाई, और मार्केंसिया के अंदर आप देख सकते हैं। तो मार्केंसिया में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मार्केंसिया में आर्किगोनियोफोर स्त्रीधानीधर और एंथ्रीडियोफोर पूंधानीधर दोनों ही अलग अलग थैलस पे दिखाई देते हैं। तो हम लैंगिक अंगों के हिसाब से देख सकते हैं कि थैलस दो प्रकार के पाए जाते हैं। जहाँ लैंगिक अंगों की बात की कि ये पृष्ठ सतह पे पाए जाते हैं, तो पृष्ठ सतह पे भी हम ये देखें कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर ये धंसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जैसे रिक्सिया के अंदर। और कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर या कुछ वंशों के अंदर जो लैंगिक जनन अंग हैं वो सव्रंती होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं या स्टॉक्ड होते हैं, जिसमें व्रंत पाया जाता है, जैसे मार्केंसिया के अंदर। तो इस प्रकार की कंडीशन हम रिक्सिया और मार्केंसिया के अंदर दोनों में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिक्सिया में जो जन्नांग हैं वो एम्बेडेड या धसे हुए होते हैं, और मार्केंसिया के अंदर आप स्टॉक्ड या व्रंत वाले जन्नांग पाए जाते हैं, चाहे एंथ्रीडिया हो, पूंधानी हो, चाहे वो आर्किगोनिया स्त्रीधानी हो। बीजाणुद्भिद सरल प्रकार का केवल कैप्सूल या पाद संपुटिका व्रंत तथा कैप्सूल या संपुटिका में विभेदित रह सकता है। जब हम स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात करते हैं, जो कि आप ये देखें कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी के ऊपर डिपेंड रहती है, उसके ऊपर आंशिक रूप से निर्भर रहती है। और जब उसका हम बात करें तो उसके अंदर
आपको 3 भाग दिखाई दे सकते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जैसे हम मार्केंशिया में बात करते हैं, लेकिन आपको केवल कैप्सूल दिखाई देगा जैसे रिक्शिया के अंदर, और जैसे उसमें फुट दिखाई दे और आपको कैप्सूल दिखाई दे, लेकिन सीटा नहीं दिखाई देगा आपको संपुटिका व्रंत जैसे कॉर्सिनिया के अंदर। तो आप हेपेटिकोप्सिडा के अंदर, रिक्शिया, मार्केंशिया, कॉर्सिनिया तीनों के अंदर आप जो बीजाणुद्भिद है या स्पोरोगोनियम है उसके अंदर अलग अलग कंडीशन या स्थिति देखने को मिलती है। बीजाणुओं के निर्माण में सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि बीजाणुओं के निर्माण में प्रप्रसूतक आर्चिस्पोरियम अंतःस्थितियम से उत्पन्न होता है। तो आप ये देखें कि बीजाणुओं का जो निर्माण होता है हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के अंदर अलग अलग प्रकार से होता है। हेपेटिकोप्सिडा के अंदर आर्चिस्पोरियम या प्रप्रसूतक का जो निर्माण है वो एंडोथीशियम से होता है। तो ये इसका पिक्यूलर फीचर है, मेन फीचर है। ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर हेपेटिकोप्सिडा के अंदर जो कॉल्यूमेला है या हम कहें कि स्तंभिका है वो अनुपस्थित होती हैं। कॉल्यूमेला एब्सेंट इन हेपेटिकोप्सिडा। कैप्सूल या संपुटिका की भित्ति की बात करें तो ये एक स्तरीय भी हो सकती है या बहुस्तरीय मोटी भी होती हैं, तथा इस पर रंध्र अनुपस्थित होते हैं। मतलब इसके अंदर आप ये देखें कि जो वॉल ऑफ कैप्सूल हैं उसके ऊपर स्टोमेटा एब्सेंट रहते हैं। बीजाणुजन ऊतक बीजाणु मातृ कोशिकाओं तथा लेटर्स का निर्माण करता है। जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होता है उससे आपके स्पोर मदर सेल्स और लेटर मदर सेल्स के द्वारा लेटर का निर्माण होता है, और स्पोर मदर सेल्स के द्वारा आपके स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको बीजाणु तथा लेटर्स दोनों ही प्रकार के संरचनाएं देखने को मिलती हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू से बनती हैं। संपुटिका की बात करें कि उसका डेहिसेंस या स्पुटन की जो क्रियाविधि हैं वो अनिश्चित तथा अनियमित होती हैं, कोई फिक्स पैटर्न से नहीं होती हैं। और स्पुटन होता है संपुटिका का और उससे बीजाणु डिस्पर्स रहते हैं और वो हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, ये सामान्य लक्षण हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पे हम हेपेटिकोप्सिडा जो वर्ग हैं ब्रायोफाइटा का उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उसके अंदर कौन से लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है कि जैसे हमने इसको बात की कि इस वर्ग के पादपों को हम लीवर वर्ड कहते हैं। कैम्पबेल 1936 तथा स्मिथ 1955 ने इस वर्ग को 4 ऑर्डरों में विभक्त किया था। तो ये जो 4 गण हैं उसकी हम बात कर लेते हैं कि 4 गण कौन कौन से हैं। और हेपेटिकोप्सिडा के अंदर आप देखें स्पेरोकार्पेल्स हैं, और दूसरा गण मार्केंशियल्स हैं, तीसरा गण आपका जंगरमेनियल्स हैं और चौथा गण आपका केलोब्रायल्स हैं। तो ये 4 गण कैम्पबेल व स्मिथ के हिसाब से हेपेटिकोप्सिडा के अंदर रखे गए थे। हेपेटिकोप्सिडा का जो पुराना नाम हेपेटिसी के नाम से जाना जाता था, और इसको बाद के अंदर आपके जो रोथमेलर हैं इन्होंने जिसको हेपेटिसी को आपको हेपेटिकोप्सिडा के नाम से परिभाषित किया। आजकल इस वर्ग को अधिकांश वनस्पति विज्ञ निम्नलिखित 6 ऑर्डरों में वर्गीकृत करते हैं। स्पेरोकार्पेल्स, मार्केंशियल्स, मिडजेरियल्स, जंगरमेनियल्स, केलोब्रायल्स तथा टकाकियल्स। तो ये 6 ऑर्डर हेपेटिकोप्सिडा के अंदर क्लासिफाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन डिफरेंट ऑर्डर्स या गणों के मुख्य लक्षणों की बात कर लें। सबसे पहला ऑर्डर है स्पेरोकार्पेल्स या स्पेरोकार्पेलीज। पादप शरीर थैलस होता है, मतलब हम कहें कि प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड होती है। थैलस में वायु कोष्ठ व वायु छिद्र अनुपस्थित होते हैं। एयर चैम्बर एंड एयर पोर आर एब्सेंट। प्रत्येक जननांग के चारों ओर एक फ्लास्क-नुमा आवरण परिवेष्टक या एन्वेल्यूकर उपस्थित होता है। चाहे वो एंथ्रीडिया हो चाहे आर्किगोनिया हो, उसके चारों तरफ आपको एन्वेल्यूकर हमेशा दिखाई देता है। स्त्रीदानी ग्रीवा के चारों ओर कोशिकाओं की 6 उदग्र पंक्तियाँ पाई जाती हैं। तो जो आर्किगोनिया होती हैं उसकी नेक के चारों तरफ आप ये देखें कि 6 वर्टिकल रोज पाई जाती हैं सेल्स की, उसको घेरे हुए 6 वर्टिकल रोज पाई जाती हैं। बीजाणुद्भिद की बात करें तो पाद संपुटिका व्रंत व संपुटिका में विभेदित होता है। फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। स्पोरोगोनियम संपुटिका गोल होती है तथा इसकी भित्ति एक कोशिका स्तरीय होती है।
यूनिस्टेटोज होती हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं स्पेरोकार्पस। ये आप डायग्राम देख सकते हैं स्पेरोकार्पस का, जिसके अंदर आपको स्पेरोकार्पस के थैलस दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आप देखें एनलार्ज फॉर्म के अंदर ये स्पेरोकार्पस का थैलस दिखाई दे रहे हैं आपको। जो सेकेंड ऑर्डर है वो है मार्केंसियस ऑर्डर, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, पादप शरीर थैलस नुमा होता है। और इसके जो अधिकांश वंश हैं उसमें थैलस में वायु प्रकोष्ठ, एयर चैम्बर व वायु छिद्र उपस्थित होते हैं। एयर चैम्बर, एयर पोर्स दोनों पाए जाते हैं। थैलस की अभ्यक सतह या वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स या सल्कें लाइट पर्पल कलर की व चिकनी भित्ति युक्त तथा गुलिकामय मुलाबास ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ वॉल राइजोट्स पाए जाते हैं मार्केंसियस ऑर्डर के अंदर। और जननांग थैलस में अंतःस्थापित होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। स्त्रीधानी ग्रीवा में कोशिकाओं की 6 उदग्र पंक्तियाँ उपस्थित होती हैं। 6 वर्टिकल रोज अराउंड नेक इन दिस ऑर्डर। बीजाणुद्भिद केवल संपुटिका का बना हुआ या 5 संपुटिका वृंत एवं संपुटिका में विभेदित होता है। तो यहाँ दोनों कंडीशन की बात की है, केवल कैप्सूल का बना हुआ है जैसे रिक्शिया में, फुटसीटा एंड कैप्सूल के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है जैसे मार्केंशिया के अंदर। जो जन्नांग है वो अंतःस्थापित होते हैं जैसे रिक्शिया के अंदर, और जन्नांग आपके स्टॉक्ड या वृंतनुमा होते हैं जैसे मार्केंशिया के अंदर। संपुटिका भित्ति एक कोशिक स्त्री होती है, यूनिस्टेटोस होती हैं। उदाहरण हम मार्केंशिया ले सकते हैं, रिक्शिया ले सकते हैं। ये डायग्राम आपके मार्केंशिया का है जो आर्किगोनियोफोर का है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर डायग्राम के अंदर कि जो थैलस है उसके ऊपर स्टॉक्ड लाइक्ड आर्किगोनियोफोर्स पाई जाती हैं, जिसमें उल्टी लटकती हुई आपको आर्किगोनिया या स्त्रीधानियाँ दिखाई देती हैं। थर्ड ऑर्डर की बात करें मिडजेरियल्स, इसे सामान्यतः जंगरमेनियस एन एक्रोगाइनी के नाम से जाना जाता है। मिडजेरियल्स को जंगरमेनियस एन एक्रोगाइनी के नाम से भी जाना जाता है। पादप शरीर की बात करते हैं तो थैलॉइड होता है, लेकिन कभी कभी अक्ष व पर्णों में विभेदित भी होता है, पर्णिल भी दिखाई देता है। तो दोनों प्रकार के पादप शरीर देखे गए हैं, थैलसनुमा भी और पर्णिल भी। जननांग थैलस की अपाक सतह पर वितरित रहते हैं, डोर्सल सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। स्त्रीधानी के परिवर्धन में अग्रस्त कोशिका एपिकल सेल प्रयुक्त नहीं होती हैं, इसलिए थैलस की निरंतर वृद्धि नहीं रुकती है। तो यहाँ देखें कि जो एन एक्रोगाइनी जो वर्ड है जंगरमेनियस एन एक्रोगाइनी, वो इसलिए यूज किया गया कि जो इसकी अग्रस्त जो कोशिका है उसके द्वारा आर्किगोनिया का निर्माण नहीं होता है, जिससे इस थैलस की निरंतर वृद्धि होती रहती है और वृद्धि इसकी रुकती नहीं है, इसलिए इसका नाम जंगरमेनियस एन एक्रोगाइनी है। बीजाणुद्भिद अपाक स्थिति में डॉर्सल पोजीशन में देखे गए हैं तथा थैलस के अग्रस्त क्षेत्र के सन्निकट होते हैं। बीजाणुद्भिद 5 संपुटिका वृंत व संपुटिका में विभेदित होते हैं। फुटसीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। संपुटिका की भित्ति 2 से 5 कोशिका स्तरों की बनी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि कैप्सूल की जो वॉल है वो 2 to 5 सेल लेयर्स की बनी होती हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं पेलिया। पेलिया का एक मुख्य जो लक्षण है वो है कि इसके अंदर आधारी इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं। आधार से जुड़े हुए इलेटर्स का एक समूह पाया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोफोर कहते हैं। ये पेलिया का थैलस है जिसके अंदर आप स्पोरोगोनियम भी आपको दिखाई दे रही है, कलर्ड अलग से दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आपको। यहाँ देख सकते हैं आप ये स्पोरोगोनियम है यहाँ पर, और यहाँ आप देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो ये जो स्पोरोगोनियम है इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्रश करते हुए ऊपर की तरफ निकला रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इस थैलस के अंदर थे, पेलिया के थैलस के अंदर।
फोर्थ ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर जंगरमेनियल्स, इसे सामान्यतः जंगरमेनियल्स एक्रोगाइनी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पादप शरीर होते हैं वो पर्णिल होते हैं, लीफी होते हैं, अक्ष व पर्णों में विभेदित होते हैं। पर्ण 3 पंक्तियों में अक्ष पर विन्यासित होती है, और जिनमें से 2 जो पंक्तियां होती हैं वो लेटरल होती हैं, पार्श्व पर्णों वाली और बड़े आकार के पर्णों वाली होती हैं, तथा एक जो पर्णों की पंक्ति हैं वो अभ्यक्ष या वेंट्रल सरफेस पे वेंट्रल रो के रूप में पाई जाती हैं, और उसके जो पर्ण होते हैं वो छोटे होते हैं। तो 3 रोज़ के अंदर 2 लेटरल हैं और एक वेंट्रल है। लेटरल वाले पर्ण बड़े होते हैं और वेंट्रल वाले पर्ण छोटे होते हैं। अग्रज कोशिका से अंतिम स्तनधानी परिवर्तित होती है, इसलिए वृद्धि रुक जाती है। तो ये जो एक्रोगाइनी का जो शब्द आया है वो यहाँ से है कि इसकी जो एपिकल सेल्स या शीर्षस्थ कोशिका या अग्रज कोशिका है वो आर्किगोनिया के अंदर डेवलप्ड हो जाती हैं, जिससे इसकी थैलस की वृद्धि रुक जाती है। पूंदानियाँ एकल या समूह में सब पत्रों के अक्ष में बनती हैं। तो एंथ्रिडिया हम यहाँ सिंगल भी देख सकते हैं, आइसोलेटेड या ग्रुप में भी देख सकते हैं। बीजाणुद्भिद शीर्षस्थ होते हैं, टर्मिनल पोजीशन में होते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं पोरेला। तो जंगरमेनियल्स का उदाहरण देखें हम, पोरेला है। ये आपका पोरेला का थैलस है, जिसमें आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 5वां ऑर्डर है कैलोब्राइल्स। पादप शरीर अक्ष व पर्णों में विभेदित होता है। एक्सेस एंड लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। स्तनधानी परिवर्धन में अग्रज कोशिका काम आती हैं। तो यहाँ भी हम देखें कि जो एपिकल सेल हैं वो आर्किगोनिया के अंदर डेवलप हो जाती हैं। अक्ष के आधार पर केवल चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास पाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखें कि वेंट्रल सरफेस पे केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं कैलोब्राइल्स के अंदर। पूंदानियाँ तथा स्तनधानी का परिवर्धन एक समान होता है। दोनों की जो डेवलपमेंट फेजेस हैं वो एक ही प्रकार से देखी गई हैं। स्तनधानी की ग्रीवा कोशिकाओं की 4 उदग्र पंक्तियों की बनी होती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है कि जो आर्किगोनिया की जो नेक हैं वो 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स से घिरी हुई रहती हैं। और बीजाणुद्भिद की बात करें स्पोरोगोनियम की, तो फुट सीटा एंड कैप्सूल में विभेदित होता है, और जो इसका सीटा होता है वो काफ़ी लंबा होता है। उदाहरण की बात करें हैप्लोमीटियम, फॉर्मरली नॉन एज कैलोब्रायम। पहले इसको हम कैलोब्रायम के नाम से जानते थे, आजकल हम इसको हैप्लोमीटियम के नाम से जानते हैं। ये हैप्लोमीटियम का थैलस है, जो आप इस डायग्राम में या इस फोटो शीट के अंदर देख सकते हैं। ऑर्डर नंबर 6 टकाकिएल्स। इस गण के या इस ऑर्डर के पादप जो होते हैं वो लीफी होते हैं, अर्थात इनका पादप शरीर या प्लांट बॉडी लीफी होता है। केवल चिकनी भित्ति युक्त मूलाभासी उपस्थित होते हैं। यहाँ भी देखने की बात है कि वेंट्रल सरफेस पे केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। स्तनधानी की ग्रीवा में कोशिकाओं की 6 उदग्र पंक्तियाँ पाई जाती हैं। तो 6 वर्टिकल रोज प्रेजेंट इन द नेक ऑफ आर्किगोनिया। पूंदानी तथा बीजाणुद्भिद के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है इसके बारे में कि पूंदानी और बीजाणुदानी की स्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अगुणित गुणसूत्र संख्या या हम हैप्लॉइड नंबर की बात करें तो टकाकियाल्स के अंदर 4 होती हैं, और उदाहरण हम देख सकते हैं इसका टकाकिया। ये डायग्राम टकाकिया का है, जिसमें आप उसके थैलस को देख सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से आपको लीफी दिखाई दे रहा है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अक्ष और पर्ण में विभेदित इसका पादप शरीर होता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये ऑनलाइन क्लास थी आपके क्लास हेपेटिकॉप्सिडा के जनरल कैरेक्टर्स एवं उसके क्लासिफिकेशन पे, जिसमें हमने उसके विभिन्न ऑर्डर के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और उनके ऑर्डर के अंदर जो वंश पाए जाते हैं उदाहरण के रूप में उनकी बात की।